हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद फन। और आज हम करने वाले हैं बच्चे आपका चैप्टर नंबर 11 आधुनिकीकरण के रास्ते और फिर हिस्ट्री बुक। ठीक है, तो फटाफट से पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाओ। बिना किसी देरी के फटाफट से चैप्टर को शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको पढ़ा देती हूँ। बच्चे देखो, आधुनिकीकरण के रास्ते मतलब जब जो देश होता है वो आधुनिकीकरण के रास्ते पर होता है, यानी कि अपने अंदर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रहा होता है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार दे रहा होता है। ठीक है, लोगों की बहुत ज़्यादा केयर कर रहा होता है। यही सब आधुनिकीकरण के रास्ते में ही आता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके सॉरी बच्चे, अगर हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, तो अगर हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में तो यहाँ पे बेसिकली हम चीन और जापान के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि हम चीन के जो है पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पे कितनी तरह की नदियाँ हैं, वहाँ पे किस तरीके का खाना खाया जाता है। ठीक है, एक्सेट्रा। और अगर हम बात करते हैं जापान के बारे में तो हम जापान में भी यही सब पढ़ेंगे कि वहाँ पे क्या नदियाँ हैं, क्या वहाँ पे कोई ऐसी नदी वाली प्रणाली है, या फिर वो किस तरीके का महाद्वीप है या छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ है। बिल्कुल आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर में देने वाली हूँ आज यहाँ पे। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं बच्चे। देखो, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पार्ट आ जाता है। ठीक है, देखो अब ये रहा। ठीक है, चीन और जापान में भौतिक भूगोल में काफ़ी अंतर है। ठीक है, ये रहा, मैं आपका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रही हूँ। ठीक है, चीन और जापान में जो है भौतिक भूगोल में काफ़ी अंतर था। चीन एक विशालकाय महाद्वीप है, इसमें विभिन्न विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्र आते हैं। ठीक है, यह एक क्या है, ये एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे जलवायु वाले बहुत सारे क्षेत्र आ जाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी परमानेंट जलवायु नहीं है जो यहाँ पे कोई ऐसी हो, यानी कि ठंडी ठंड रहे या गर्मी गर्मी रहे। विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न जलवायु पाई जाती है। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र में है, प्रमुख क्षेत्र में जो है 3 प्रमुख नदियाँ हैं। मुख्य क्षेत्र में जो है 3 प्रमुख नदियाँ हैं। वो उन 3 प्रमुख नदियों के क्या नाम है? पीली नदी, ठीक है, पीली नदी, यांगत्से है, ठीक है, और पर्ल नदी। अब देखो ये नाम ना इतने डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कई बार कि बच्चों को याद नहीं रहते हैं। अगर कोई इंडियन नेम हो तो बहुत आसानी से याद भी हो जाए, बट कई बार नेम्स ऐसे आ जाते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उनको लर्न करने में। तो इसके लिए एक टिप है मेरे पास। देखो क्या है कि पीली नदी, ठीक है, अब पीली नदी को ना आप येलो रिवर भी बोल सकते हो वैसे तो, बट ये ऐसे याद नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए क्या करो, पीली नदी, पीली नदी यानी कि पागल नदी पीली से पागल बनाओ। ठीक है, पीली पागल, बिल्कुल वैसा ही है ना, थोड़ा राइमिंग सी बन रही है। तो पीली पागल, तो पीली नदी पागल नदी। ठीक है, यांगत्से यानी यंग नदी, और पर्ल नदी, पर्ल नदी ऐसी नदी जिसके पिंपल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप वर्ड्स को आप कह सकते हो, जब आप उसमें राइमिंग्स डाल देते हो ना कुछ कुछ, तो अब देखो आपको देखो पिंपल से याद रहेगा, पिंपल से क्या याद आ जाएगा? पर्ल। यांगत्से से यंग याद रहेगा, या यंग से क्या याद आ जाएगा? यांगत्से। ठीक है, पीली नदी से क्या याद आ जाएगा आपको? पीली से आप कह सकते हो येलो, या पीली से पागल नदी, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, जो भी आपको ईजी लगे। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने नाम्स बोले खाली वही आप नेम बनाए। आपको जो भी राइमिंग अच्छा लगता है, जो भी वर्ड, ठीक है, आप उससे बना सकते हो। आपके कोई फ्रेंड का नेम हो सकता है पी से, ठीक है, आप उसे बना सकते हो। इससे ना क्या होता है, हिस्ट्री को बच्चे एज अ हिस्ट्री मत लर्न करा करो। ठीक है, मैं तो यही कहूँगी कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं जी, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप एक पूरा का पूरा विषय पढ़ रहे हो और इस विषय में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। अभी तो आपकी बस एक शुरुआत हुई है, अभी तो आप जस्ट क्लास 11th में ही हो, अभी तो आपने बस देखी है हिस्ट्री की बुक। अभी तो आगे देखो कितनी ज़्यादा हिस्ट्री भरी पड़ी है। तो अगर अभी से ही आप चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ोगे, ठीक है, रट्टा नहीं मारोगे, तो फ़ायदा आपका ही है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। ठीक है, मैं ऐसे ही करती थी। ठीक है, इवन मैं आज भी ऐसे ही करती हूँ। मुझे कोई वर्ड याद नहीं होता है तो मैं उसका राइमिंग बना लेती हूँ, जिससे कि वो मुझे वर्ड याद रह जाता है अपने दिमाग में। ठीक है, तो ये छोटी सी टिप थी। आगे बढ़ते हैं। हान सबसे प्रमुख जातीय समूह है। ठीक है, यानी कि जो हान समूह है, वो जो मेन जो जातीय समूह है वो हान है। ठीक है, याद रखना, ये 1 मार्कर में आ सकता है। टोटल बच्चे यहाँ पे 56 जातीय समूह पाए जाते हैं। ये पुराने डाटा के हिसाब से मैं बता रही हूँ। ठीक है, 56 जातीय समूह है। प्रमुख भाषा यहाँ पे बोली जाती है बच्चे चीनी। ठीक है, अल्पसंख्यक भाषा है उए और शंगाइनी, जो कि कैंटनीज और कैंटन बोलते हैं। ठीक है, तो उए से क्या राइमिंग बनाओगे? ओए। ठीक है, और शंगाइनी, शंगाइनी यानी कि शहनाई बजाने वाली, मतलब इसका अर्थ नहीं है ये, बट आप इसका राइमिंग बना सकते हो। ठीक है, तो उए और शंगाइनी जो भाषा है वो कैंटनीज और कैंटन बोलते थे। ये आपको समझ में आ गया, ये बुरा का बुरा, यानी कि जो भाषा है वो उए और शंगाइनी है, जो अल्पसंख्यक भाषा है। प्रमुख भाषा चीनी है। हान सबसे प्रमुख जातीय समूह है। 3 प्रमुख नदियाँ हैं, पीली नदी, यांगत्से नदी और पर्ल नदी। ठीक है,
मुख्य क्षेत्र में ये 3 प्रमुख नदियाँ आती हैं। चीन एक विशालकाय महाद्वीप है, छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बटा हुआ है वो बहुत ज़्यादा एक ही बिल्कुल आप कह सकते हो एरिया है जिसको हम चीन बोलते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया, ठीक है। यहाँ पे विभिन्न विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्र आते हैं। ये आपका खाली एक चीन के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया। आगे देखो आगे क्या है, चीन के बारे में ये थोड़ा सा है। देखो मैं थोड़ा जूम कर दूँ क्या, एक सेकेंड। देखो यहाँ के जो खाने हैं उसमें काफ़ी विविधता है, यानी कि जो यहाँ पे भोजन मिलता है उसमें बहुत विभिन्न विभिन्न तरीके के यहाँ पे भोजन मिलते हैं, ठीक है। जैसे आपको इंडिया में भी आपने देखा होगा कहीं कुछ खाया जाता है तो कहीं कुछ खाया जाता है, ऐसे चीन में भी कहीं का कुछ फेमस है तो कहीं का कुछ फेमस है। लेकिन यहाँ के जो डिम्सम्स हैं जिन्हें हम आम भाषा में बच्चे मोमोज बोलते हैं, जो हमारे यहाँ पे आपको 10 रुपये के 3-4 मिल जाते हैं, ठीक है, आसानी से, वो बहुत फेमस है यहाँ के, ठीक है। और ये चाइना से ही आए थे। आई थिंक दैट इट्स अ वेरी जनरल क्वेश्चन और ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो डिम्सम्स नाम है वो यहाँ से पड़ा है, लेकिन हमारे यहाँ पे इनको मोमोज बोलते हैं। और डिम्सम का अर्थ होता है बच्चे दिल को छू लेने वाला, ठीक है, और छू भी लेते हैं दिल को, इतने टेस्टी जो होते हैं ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तर में जो है गेहूँ मुख्य आहार है, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं उत्तर के क्षेत्रों के बारे में तो वहाँ पे मेनली गेहूँ खाया जाता है, ठीक है, गेहूँ मतलब आटा खाया जाता है, ठीक है। सेंचुआ में तीखा खाना मिलता है, ठीक है, सेंचुआ एक जगह का नाम है, वहाँ पे ज़्यादातर तीखा ही खाना मिलता है। और पूर्वी चीन में जो है चावल गेहूँ दोनों खाए जाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ वहाँ पे कोई वो नहीं है कि खाली डिम्सम ही खाए जाएंगे, ऐसा कुछ, पर कुछ भी जो है वहाँ पे दोनों खाए जाते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड बच्चे, ठीक है, ये तो थी हमारे पूरे के पूरे ओवरऑल चीन की बात। लेकिन अगर हम बात करते हैं बच्चे जापान की, ठीक है, तो जापान का देखो भाई, अब बिल्कुल नया टॉपिक निकल कर आ रहा है आपके सामने, ठीक है, विद लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको उसको पढ़ना है। अब है आपका जापान, ठीक है। हमने चीन के बारे में बात कर लिया, मुख्य आहार क्या है, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में क्या खाया जाता है, मेन डिश वहाँ की क्या फेमस है, ठीक है, भाषाएँ हमने पढ़ ली, अल्पसंख्यक भाषा पढ़ ली वहाँ की हमने, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा है, और आपने 3 नदियों के बारे में पढ़ा है जिसके मैंने आपको राइमिंग्स भी बताए हैं थोड़े बहुत, ठीक है। अब देखते हैं जापान के बारे में। ये एक द्वीप श्रृंखला है, यानी कि छोटे छोटे द्वीपों में विभाजित है ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो भी है, ये मतलब पूरा क्षेत्र जो है वो छोटे छोटे द्वीपों में विभाजित है, ठीक है। 4 बड़े द्वीप आते हैं यहाँ पर। एक तो है होन्शु, ठीक है, दूसरा है आपका क्योशु, तीसरा है शिकागो और चौथा है आपका होकाइडो। ये बहुत ही मेन है बच्चे नाम, प्लीज़ इनको लर्न करके रखें। जैसे मैंने आपको ऊपर राइमिंग्स बताए ना, ऐसे ही आप यहाँ पे भी राइमिंग्स बना सकते हैं। जैसे कि होन्शु का बनाओगे, होश में नहीं है तो होन्शु, ठीक है, होश में नहीं है। क्योशु यानी कि काली है, क्योशु काली है, ठीक है, इसका राइमिंग ऐसे बना सकते हो। शिकागो, ठीक है, ये नाम ना आई नो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं बच्चों के लिए लर्न करने, बट अगर आप राइमिंग बना लेते हो देन इट इज़ वेरी ईजी, ठीक है। और मैं पर्सनली क्या करती हूँ कि मैं राइमिंग बना लेती हूँ, तो मुझे जब राइमिंग्स याद हो जाती है ना तो मुझे वर्ड याद हो जाते हैं, और जब वर्ड याद हो जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत हंसी भी आती है कि अरे मैंने कैसी राइमिंग बनाई। तो कोई एकदम सीरियस सी राइमिंग मत बना लेना, थोड़ी हंसीदार सी राइमिंग बनाना जिससे पढ़ते पढ़ते भी हंसी आए, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चे, 50% से ज़्यादा ज़मीन पहाड़ी है यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादातर लोग जापानी हैं, ठीक है, कुछ आयुन कोरिया के लोग हैं, ठीक है, आयनू और कोरिया के लोग हैं, सॉरी, ठीक है, जिन्हें उस समय कोरिया से लाया गया था, और अब कोरिया जापान, जब जो है कोरिया जापान का उपनिवेश था। देखो क्या था, कुछ कोरियन यहाँ पर लोग हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो कोरिया वाला जो कोरिया जो था वो जापान का उपनिवेश था, जापान ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा था, जिस वजह से कोरिया से लोग यहाँ पर एज अ मज़दूर के रूप में इन्हें जापान लेकर के आया गया था, ठीक है। तो कुछ और पहले तो ज़्यादातर लोग क्या हैं, जापानी हैं, ठीक है, पहले ये ध्यान रखना। कुछ और लोगों का नाम बोला जाए तो कोरिया लिख देना, ठीक है, और आयनू लिख देना, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब देखो आगे, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे आपका प्रमुख नदी प्रणाली की कमी है यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमने देखा कि चीन में तो बच्चे 4 प्रमुख नदियाँ थी, ठीक है, कौन सी नदियाँ थी मुझे कमेंट में लिख करके बताओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नदी प्रणाली की कमी है, ठीक है, यहाँ पे इतनी नदियाँ नहीं हैं। 50% हिस्सा जो है वो पहाड़ी सक्रिय भूकंप क्षेत्र में है, यानी कि ज़्यादातर जो 50% हिस्सा है, ठीक है, 50% हिस्सा जो है वो पहाड़ी सक्रिय भूकंप क्षेत्र, यानी कि ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर भूकंप आसानी से आ सकता है, हाई चांसेस है, मैंने लिखा है ना हाई चांसेस है, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है भूकंप का आने का, ठीक है।
2018 के आंकड़ों के हिसाब से जापान में बहुत से जातीय समूह आकर बस गए हैं, जिसमें से कि 2.2% जो है टोटल जो है जातीय समूह होते हैं जो कि जापान में आकर के बसते हैं, और इंडिया से 0.03% आए थे 2018 के आंकड़ों के हिसाब से। मैं बता रही हूँ ये आपको एज अ फैक्ट, लर्न कर सकते हो इसको अगर आप लर्न करना चाहो तो। अच्छा है, आप अपने आंसर में लिखोगे तो आपका आंसर और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक सेकेंड में आपको इसको हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो इंडिया से तो 0.3 है, वैसे टोटल 2.2% आते हैं। जापानी यहाँ की मुख्य भाषा है, और दूसरी भाषाएं जो हैं वो अंग्रेज़ी है, रूसी है, जर्मन है, डच है आदि। ठीक है, सुशी जो है मुख्य खाना है यहाँ का, जो कि कच्ची मछली और चावल से बनता है, और काफ़ी सेहतमंद भी बोला जाता है इसको। ठीक है, कच्ची मछली होती है वहाँ पे सुशी को बनाने के लिए, और चावल होते हैं, उससे ये बनता है। ठीक है, अगर आपने जब आप गूगल पे जाओगे ना तो डालना फ़ोटो ऑफ सुशी, तो वो दिखाएंगे आपको। बहुत सुंदर होता है ये, बहुत ही क्यूट सा लगता है मुझे खाना। तो अगर आप खाना चाहते हो तो आप खा भी सकते हैं। आजकल तो इंडिया में भी आजकल बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हो गए हैं, ठीक है, जहाँ पे सुशी मिलती है। तो कुछ नहीं बची, ये कच्ची मछली होती है और चावल का बना हुआ होता है, और काफ़ी ज़्यादा इसको हेल्दी माना जाता है, सेहतमंद बोला जाता है। ठीक है, राजधानी बच्चे जापान की टोक्यो है। ठीक है, पशुपालन की परंपरा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जैसे हमने इंडिया में आपने देखा होगा कि इंडिया में तो पशुपालन बहुत होता था, उसी से लोग अपना पशुओं को पालते थे, फिर उनसे दूध वूध ले लेते थे और सारी चीज़ें कर लेते थे। लेकिन जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं रही थी। ठीक है, वहाँ पे ना पशुओं को पालते थे, ना पशुओं को इस तरीके से कुछ करते थे, मतलब खाते ज़रूर थे पर उनको पालने की परंपरा नहीं थी। ठीक है, आई होप बच्चे कि आपको वीडियो समझ में आई हो और पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके से अगर आपको और भी ज़्यादा वीडियोस चाहिए, और भी ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें चाहिए, तो डेफ़िनेटली आपको कमेंट करना पड़ेगा तभी मैं बनाऊँगी। ठीक है, और अब जो है मैं आपको इसका एक टारगेट दे रही हूँ, और इस वीडियो पे मुझे अराउंड 50 लाइक्स चाहिए। ठीक है, और ये इंट्रोडक्शन पार्ट था इस वीडियो का। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बोलो दी ऑसम। ठीक है, दी ऑसम लिख कर हुए बोलो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा बच्चे अगर आप बोलेंगे तो। थैंक यू वेरी मच।